गुड डे स्टूडेंट्स, अज़ीज़ तलबा तलबात, मैं आपको उर्दू की क्लास में खुश आमदीद कहती हूँ। मैं आपकी टीचर मिसेस अर्शी कैसर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पाकिस्तान की तहज़ीब और सकाफ़त के बारे में पढ़ेंगे, जो सफ़ा नंबर 87 और 88 पर है। तहज़ीब के लफ्ज़ी मायने होते हैं खुश अखलाक़ी के, लेकिन जब तहज़ीब और सकाफ़त को इकट्ठे एक लफ्ज़ के तौर पर पढ़ा जाता है तो इसके मायने जो है वो बदल जाते हैं। आज हम पाकिस्तान की तहज़ीब और सकाफ़त के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। तहज़ीब और सकाफ़त आम तौर पर एक ही मायनों में इस्तेमाल होने वाले या समझे जाने वाले अल्फाज हैं, लेकिन इनके दरमियान एक बारीक सा फ़र्क है जिसे समझना ज़रूरी है। किसी भी खत्ते में रहने वाले लोगों के रहन सहन, रस्म व रवाज, ज़बान व अदब, फ़नून लतीफ़ा, अक़ायद व नज़रियात और ज़िंदगी और मौत के मौके पर इज़हार की जो सूरतें हैं, ये सब सकाफ़त में शुमार होती हैं। जब तमद्दन और माशरत में मज़कूरा कैफ़ियतों के इज़हार के लिए तरीक़े, सलीक़े, ज़ाब्ते, असूल और क़वानीन वज़ा हो जाते हैं तो इसे तहज़ीब कहते हैं। किसी भी तहज़ीब का वहाँ के रहने वालों पर बहुत असर होता है। इसके मायनों के साथ हम इसके पैराग्राफ को तफसील से देखेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि तहज़ीब के लफ्ज़ी मायने जो हैं वो खुश अखलाक़ी के हैं, लेकिन जब तहज़ीब और सकाफ़त को इकट्ठे हम एक ही मायनों में लेते हैं तो इसका मतलब होता है वहाँ का कल्चर। अब जब देखा गया है कि इन दोनों अल्फाज के दरमियान भी थोड़ा सा बारीक सा फ़र्क है। किसी भी खत्ते जो है सरज़मीन, खत्ता की जमा है और इसके मायने हैं सरज़मीन। किसी भी सरज़मीन में रहने वाले लोगों के रहन सहन यानी ज़िंदगी बसर करने के तौर तरीके, रस्म व रिवाज, दस्तूर या कायदा, ज़बान वहाँ की, अदब, फ़नून लतीफ़ा, अक़ायद अक़ीदा की जमा है और नज़रियात नज़रिए की जमा यानी जिसका ज़िक्र किया जाए, और ज़िंदगी और मौत के मौक़े के इज़हार के लिए जो भी सूरतें इस्तेमाल की जाती हैं सब सकाफ़त में शामिल होती हैं। और जब तमद्दन व माशरत से मुराद है तर्ज़ माशरत में मक़रूज़ा कैफ़ियतों के इज़हार के तौर तरीके, सलीक़े, ज़ाब्ते और क़वानीन वज़ा किए जाते हैं यानी बनाए जाते हैं। बनावट वज़ा करना, बनावट या साख्त इसकी मुराद है, तो इसे तहज़ीब कहते हैं। किसी भी सकाफ़त का वहाँ के रहने वालों पर बहुत असर होता है। दूसरा पैराग्राफ, पाकिस्तान दुनिया के जिस खित्ते में वाक़या है इसके मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ तहज़ीबों ने जन्म लिया जिनकी उम्रें सैकड़ों बल्कि हज़ारों साल हैं। पाकिस्तान मुख्तलिफ़ तहज़ीबों और सकाफ़तों के मिलाप का मकाम है। तहज़ीबों में वादी सिंध, मेहरगढ़ और कंधारा की तहज़ीबें हैं। पाकिस्तान की तहज़ीब और सकाफ़त पर इन तहज़ीबों के अलावा हिंदुओं, अरबों, अफ़गानों, मंगोलों, मुग़लों, तुर्कों, ईरानियों और अंग्रेज़ों की तहज़ीब और सकाफ़त के असरात भी नज़र आते हैं। पाकिस्तान में साहिल समंदर से लेकर बेआबोगया रेगिस्तानों, चटेल मैदानों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक जो मुख्तलिफ़ जोग्राफ़ाई कैफ़ियत और आबो हवा के लिए हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तानी सकाफ़त और तहज़ीब को मज़ीद रंगारंग और दिलकश बना दिया है। इसीलिए पाकिस्तान में मशरिक़ से मग़रिब और शमाल से जनूब तक अलग अलग ज़बानें, बोलियाँ, लिबास, खाना पीना, रहन सहन और तर्ज़ तमीर नज़र आते हैं। दूसरे पैराग्राफ में खत्ते मैंने पहले भी आपको बताया, खत्ता की जमा है सरज़मीन।
मिलाप, मेलजोल। बे आबो गया, बे का मतलब है बग़ैर, आब का मतलब होता है पानी और गया का मतलब है घास के बग़ैर, यानी बे आबो गया बग़ैर घास और बग़ैर पानी के रेगिस्तान है। चटेल मैदान, चटेल मैदान ऐसे मैदान को कहते हैं वो मैदान जहाँ कोई सायादार दरख्त ना हो। इसके अलावा दिलकश, दिलकश दिल को लुभाना वाली चीज़ें कहते हैं। मशरिक़ से मग़रिब और शमाल से जनूब तक अलग अलग ज़बानें हैं, बोलियां हैं, लिबास है, खाना पीना है, रहन सहन है और तर्ज़ तामीर नज़र आते हैं। दोनों पैराग्राफ के जब हम इसके को वाज़ह करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। तहज़ीब और सकाफ़त जब इकट्ठे बोले लिखी जाती है तो इसके मायने बदल जाते हैं। आम तौर पर दो अल्फाज एक ही मायने देते हैं, यानी तहज़ीब और सकाफ़त कल्चर के मायने में आता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा मामूली फ़र्क है। सकाफ़त से मुराद किसी जगह पर रहने वाले लोगों का ज़िंदगी बसर करने का तौर तरीका, दस्तूर, कायदा, ज़बान, असूल और अक़ीदा और मुख्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़ों में एक दूसरे से इसका इज़हार। और तहज़ीब से मुराद है उस इलाके के तौर तरीके, बनावट, साख्त, ये सब बातें जो हैं वह तहज़ीब में शामिल हैं। पाकिस्तान दुनिया के उस खित्ते से ताल्लुक़ रखता है जहाँ मुख्तलिफ़ तहज़ीबों ने वक्तन फ़वक्तन जन्म लिया। वो हज़ारों साल पुरानी तहज़ीबें हैं। इन इलाक़ों में अरबों की तहज़ीब, यानी जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में कदम रखा तो अरबों की तहज़ीब को साथ लेकर वो पाकिस्तान आए। बरसगीर पाक व हिंद की अपनी तहज़ीब जिसमें मुग़लों और की तहज़ीब शामिल है। इसी तरह अफ़गानों की तहज़ीब, ईरानियों और अंग्रेज़ों की तहज़ीब। अंग्रेज़ जब बरसगीर पाक व हिंद यानी हिंदुस्तान पर जो अब पाकिस्तान और भारत है काबिज़ हुए तो अंग्रेज़ों की तहज़ीब और सकाफ़त यानी इन दोनों ममालिक का हिस्सा बन गई। पाकिस्तान के साहिल समंदर से लेकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक मुख्तलिफ़ तहज़ीबों ने अपने अपने रंग से पाकिस्तान की सरज़मीन को और दिलकश बना दिया। आइए पाकिस्तान में पाई जाने वाली मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के बारे में मुख्तसरन जानते हैं। पहली तहज़ीब है मेहरगढ़ की तहज़ीब। पाकिस्तान की कदीम तरीन तहज़ीबों में से है। यह तहज़ीब बलूचिस्तान के एक इलाके की तहज़ीब है। इस दौर में पहली जनूबी एशिया में बाकायदा ज़राअत का आगाज़ हुआ जो वादी सिंध की तहज़ीब के इख्तिताम तक रहा। यहाँ के सार से पता चलता है कि यहाँ के बासियों ने 5100 काफ मीम में, काफ मीम क़ब्ल अज़ मसीह में ईंटों की मदद से घरों की तामीर शुरू कर दी थी। इस दौर का एक शहर मेहरगढ़ जो कि 170 एकड़ पर फैला हुआ था, किसी भी कदीम तहज़ीब का अब तक दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा शहर है। 3500 काफ मीम तक दस्तकारी के एक अहम और बड़े मरकज़ की हैसियत भी रखता है। मेहरगढ़ की तहज़ीब पाकिस्तान की सबसे कदीम तहज़ीब है जो जनूबी एशिया की भी सबसे कदीम तरीन तहज़ीब है। यहाँ से पहली मर्तबा खेती बाड़ी का आगाज़ हुआ और इस वादी का इख्तिताम वादी सिंध की तहज़ीब के एक अंजाम तक रहा। ये तहज़ीब 5100 काफ मीम से मुराद, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, क़ब्ल अज़ मसीही यानी मसीह की पैदाइश से पहले की है ये तहज़ीब। यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं उनको देखकर ये अंदाज़ा होता है कि ये लोग बहुत सिविलाइज थे, यानी और यहाँ के लोगों ने ईंटों से घर बनाए हुए थे। कदीम तहज़ीबों को अगर देखा जाए तो हमें पता चलता है कि मेहरगढ़ का एक शहर तमाम कदीम तहज़ीबों के शहरों से बड़ा था, जो कि 170 एकड़ पर मुहित था। मुहित होना यानी फैला हुआ था। 170 एकड़ से मुराद है, एक एकड़ में बच्चों 4440 गज़ होते हैं।
اسی حساب سے اگر اس کا حساب لگائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شہر کتنا بڑا تھا۔ یہاں پر دستکاری یعنی ہاتھ کے استعمال کی چیزیں بھی بہت ملتی ہیں۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ وادی سندھ کی تہذیب۔ وادی سندھ کی تہذیب بھی دنیا کی قدیم ترین اور مشہور تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس تہذیب کے آثار دریائے سندھ کے کنارے کے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ موئنجو داڑو کا تہذیبی ورثہ لاڑکانہ ڈویژن میں واقع ہے۔ اپنے عروج کے دور میں وادی سندھ کی آبادی تقریباً 50 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی۔ یہاں کی گلیاں، تالاب، گھروں کی ترتیب و تعمیر اور فراہمی اور نکاسی آب کے نظام کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کم سہولتوں کے باوجود طرز معاشرت میں کتنے مہذب تھے۔ ہڑپا اور موئنجو داڑو اس دور کے اہم شہر ہیں۔ ضلع سائیوال پنجاب میں واقع ہے میں ہڑپا تہذیب کے آثار محفوظ کر لیے گئے ہیں۔ موئنجو داڑو اور ہڑپا کی ان باقیات سے اس دور کے انسانوں کی تخلیقی صلاحیت، معاشرتی شعور اور جفاکشی کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ترقی یافتہ اور طرز معاشرت میں کتنے آگے تھے۔ اس پیراگراف میں جو مشکل الفاظ ہیں: عروج، بلندی یا اونچائی، نکاسی، پانی کے نکلنے کی جگہ، مہذب، تہذیب یافتہ، اثار، اثر کی جمع ہے، باقیات، باقی کی جمع یعنی باقی ماندہ چیزیں، تخلیقی صلاحیت سے مطلب ہے اہلیت، شعور، عقل مندی، عقل یا سمجھ۔ یہ لوگ وادی سندھ کے لوگ قدیم تہذیب کے بارے میں جب بتایا تو اس میں موئنجو داڑو کی تہذیب ہے۔ اب تصویروں سے اندازہ لگائیں کہ ان کے شہر کتنے اچھے طریقے سے بنے ہوئے تھے، انہوں نے کس طریقے سے اپنے شہروں کو ترتیب دی ہوئی تھی۔ نکاسی آب کا یعنی پانی کے نکلنے کا ایک مناسب انتظام تھا۔ اس کے علاوہ ہڑپا کے علاقے میں بھی جو سائیوال میں واقع ہے، سائیوال جو ہے پنجاب کا ایک شہر ہے، وہاں پہ بھی اسی قسم کی چیزیں جو ہیں جو ملی ہیں، ان سے نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس اتنے وسائل تو اس زمانے میں نہ تھے، لیکن ان کے دماغ جو ہیں وہ بہت اچھے تھے اور انہوں نے اس کو استعمال کیا، اور وہ کسی بھی طرح آج کے ترقی یافتہ ممالک سے کم نہیں ہیں۔ گندھارا بدھ مت کی تہذیبیں۔ یہ تہذیبیں پاکستان کے شمالی علاقوں میں پروان چڑھیں۔ ان علاقوں کی تہذیبیں روایت پر یونانی تہذیب کا اثر نظر آتا ہے۔ گندھارا تہذیب کا مرکز ٹیکسلا کا مضافاتی علاقہ ہے۔ مضافاتی کا مطلب ہے ارد گرد کا علاقہ۔ اس مقام پر حکومت پاکستان نے ایک عجائب گھر قائم کر دیا ہے جس میں گندھارا تہذیب کی باقیات رکھی گئی ہیں۔ ذخیرہ الفاظ ہیں، میں نے اس 3 یا 4 پیراگرافس میں سے جو مشکل الفاظ تھے انہیں چنے ہیں تاکہ آپ جب انہیں ادا کریں اور پڑھیں تو کوئی تلفظ میں غلطی نہ ہو۔ معاشرت، کیفیتوں، چٹیل میدان، باسیوں، باقیات، مضافاتی، مہذب، نکاسی۔ تدریسی سرگرمی ہے: الفاظ معنی، وضع ہو جانا، بن جانا، بے آب و گیا، خشک اور گھاس کے بغیر، باسیوں، باسی کی جمع یعنی باشندہ، دریافت، تحقیق، باقیات، باقی کی جمع، باقی ماندہ چیزیں، روایت، اظہار، حقائق، سرگزشت۔ اب سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ پہلا سوال ہے: تہذیب و ثقافت کا فرق واضح کریں
اور نمبر 2 ہے پاکستان کی قدیم تہذیبوں کے بارے میں مختصر طور پر تحریر کریں، یعنی مہر گڑھ کی تہذیب، وادی سندھ کی تہذیب اور گندھارا بدھ مت کی تہذیبوں کے بارے میں آپ نے مختصر طور پر لکھنا ہے۔ یہ تمام کام آپ نے اپنی کاپیز پہ کرنا ہے۔ جب آپ اسکول میں واپس آئیں گے تو یہ کام چیک کرنے کے بعد اس پر آپ کو مارکس دیے جائیں گے۔ دوسری تدریسی سرگرمی ہے درج ذیل درست جوابات پر صحیح کا نشان لگائیے۔ ہمارے خطے میں زراعت کا باقاعدہ آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ اس کے آپشن ہے، نمبر 1 پر ہے وادی سندھ، مہر گڑھ، گندھارا یا بدھ مت۔ چاروں میں سے جو صحیح جواب ہے اس پہ آپ نے نشان لگانا ہے۔ موہنجو داڑو کی تہذیب پاکستان کے کس صوبے سے تعلق رکھتی ہے؟ پنجاب سے، سندھ سے یا بلوچستان سے؟ جیم پر ہے گندھارا تہذیب کا مرکز پاکستان کا کون سا علاقہ ہے؟ مکلی کا علاقہ ہے، ٹیکسلا کا یا ہڑپا کا؟ پھر مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ دلکش، کوئی بھی جملہ آپ اس سے بنا سکتے ہیں، جیسے میں نے بہت سے دلکش نظارے دیکھے، رنگا رنگ، ہمارا ملک پاکستان بہت سے رنگا رنگ پھولوں سے بسا ہوا ہے۔ پروان، مختلف تہذیبوں نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں پروان چڑھی، اسی طرح عجائب گھر اور اثر۔ پانچوں جملوں کے آپ بنانے ہیں اپنے الفاظ کے۔ نمبر 1 پہ ہے دلکش، نمبر 2 پہ ہے رنگا رنگ، نمبر 3 پر ہے پروان، نمبر 4 پر ہے عجائب گھر اور نمبر 5 پر ہے اثر۔ گھر کا کام، مندرجہ سوالات کے مختصر جواب تحریر کرنے ہیں۔ جو پیراگراف ہم نے پڑھے ہیں یہ سوالات اسی میں سے ہیں۔ نمبر 1 ہے تہذیب کے لفظی معنی کیا ہیں؟ میں نے آپ کو اس کے لفظی معنی بتائے ہیں۔ تہذیب کے لفظی معنی ہیں خوش اخلاقی۔ نمبر 2 پہ ہے مہر گڑھ کی تہذیب کا تعلق پاکستان کے کس علاقے سے ہے؟ تو مہر گڑھ کی تہذیب کا تعلق پاکستان کے علاقے بلوچستان سے ہے۔ مہر گڑھ کا ایک شہر قدیم تہذیبوں میں دریافت ہونے والا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ کتنے ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے؟ تو یہ شہر 170 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ گندھارا اور بدھ مت کی تہذیبوں پر کس تہذیب کا رنگ نمایاں ہے؟ اس تہذیب کا نام لکھیں۔ گندھارا اور بدھ مت کی تہذیبوں پر یونانی تہذیب کا رنگ نمایاں ہے۔ گندھارا تہذیب کا مرکز پاکستان کا کون سا شہر ہے؟ تو اس کا جواب ہے گندھارا تہذیب کا مرکز پاکستان کا شہر ٹیکسلا ہے۔ گھر میں رہیں، خوش رہیں۔